नमस्ते बच्चों। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने परिभाषा हैं इत्यादि। तो संज्ञा हिंदी व्याकरण में आता है। तो पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि व्याकरण क्या है, व्याकरण कहते किसे हैं, व्याकरण का ज़रूरत हम लोगों को क्यों है। व्याकरण किसी भी चीज़ को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना, जानना इत्यादि के लिए हम लोगों को व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। अगर व्याकरण नहीं हो तो हम लोग ना शुद्ध शुद्ध लिखना जानेंगे, ना बोलना जानेंगे, ना पढ़ना जानेंगे। इसलिए व्याकरण को जानने के लिए शुद्ध शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। आइए अब हम लोग जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा के लिए हम लोग जानेंगे पहले कि हम लोगों के आसपास, हमारे घर में, ऑफिस में, बाहर, सड़क पे, जहाँ भी हम लोग जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ हम लोगों को दिखाई देती है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या किसी का नाम हो। हमें तो आज तक कोई भी ऐसा चीज़ या जगह नहीं मिला जिसका कोई नाम नहीं हो। क्या आपको कोई वैसा जगह मिला है या कोई व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिनका कोई नाम नहीं हो? घर में हो, बाहर हो, कहीं भी नहीं। चाहे वो वस्तु या व्यक्ति या जीव, निर्जीव हो या सजीव हो, सबके कुछ न कुछ नाम होते हैं। राम, श्याम, मोहन, पर्वत, हिमालय, राजा, रंग, जो भी है कुछ न कुछ नाम होते हैं। पेड़, पौधे, गुलाब, जो भी है। तो संज्ञा यही है। हम लोग कहेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या किसी का नाम हो, वो सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग संज्ञा के परिभाषा से परिचित होंगे। आप लोग इसे कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, नदी, पर्वत, पटना, पेड़ इत्यादि। आप देख रहे हैं कि इसमें व्यक्ति के नाम भी हैं, नदी भी है, पर्वत भी है, जगह का नाम भी है, पेड़ भी है। अर्थात दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जिनके भी कुछ नाम हैं, वो सारे संज्ञा में आएंगे। अब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सबके अपने अपने कुछ अलग गुण हैं, विशेषता है, इसलिए सबों के अलग अलग नाम हैं। जैसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
दूसरा। अब व्यक्ति के बाद दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से संज्ञा के ये 5 भेद हैं जिनको हम अलग अलग समझेंगे। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, उनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर राम है तो वो भी संज्ञा है, मोहन है तो वो भी संज्ञा है, दिल्ली है तो वो भी संज्ञा है, किताब है तो वो भी संज्ञा है। जैसे अगर मोहन दिल्ली गया है या मोहन दिल्ली जाता है तो इसमें 2 संज्ञाएं हो जाएंगी, एक मोहन और दूसरा दिल्ली। मोहन दिल्ली गया है। इस वाक्य में मोहन भी संज्ञा है और दिल्ली भी संज्ञा है, क्योंकि दिल्ली एक शहर का नाम है और मोहन एक व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम लोग लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि जिस नाम से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मोहन से एक व्यक्ति मोहन का बोध हो रहा है और कलकत्ता एक शहर का सिर्फ कलकत्ता का बोध कर रहा है, इससे बाकी और अन्य शहरों का बोध नहीं हो रहा है। उसी तरह से आगरा है तो आगरा से केवल आगरा का बोध हो रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, एक स्थान का बोध हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब आप बताइए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में और क्या क्या आ सकता है। जैसे सोचिए, हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा में और आएगा दिल्ली, आम, श्याम, हिमालय, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे, क्योंकि दिल्ली केवल दिल्ली है। आम से एक फल आम का बोध होता है, न कि सारे फलों का। श्याम किसी एक व्यक्ति का नाम है और हिमालय एक पर्वत का नाम है, इसलिए ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, आप लोग सोचिए। जिससे किसी जाति का बोध हो, आप लोग सही सोच रहे होंगे, जिससे किसी जाति का बोध हो वो जातिबोधक संज्ञा होता है। जाति का मतलब किसी एक जाति का जिसमें बहुत सारे
लोग या स्थान आते हों। जैसे व्यक्ति जो है किसी एक व्यक्ति का मोहन, सोहन या रमेश का बोध नहीं करवा रहा है, बल्कि पूरी व्यक्ति जाति का बोध करवा रहा है। पृथ्वी पे जितने व्यक्ति हैं सबका बोध करवा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा होगी जिससे किसी विशेष जाति का बोध हो या पूरी जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे व्यक्ति, नदी, पर्वत, शहर आदि। इसमें व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे व्यक्ति जाति का बोध करा रहा है। नदी से पूरे नदियों का बोध होता है। पर्वत, जितने भी पर्वत समूह हैं सबका नाम का बोध कराता है। और शहर में सारे शहर आ जाते हैं। इस तरह से जैसे हम दिल्ली, कलकत्ता, पटना, मुंबई किसी भी शहर का नाम लेंगे तो वो सारे इस शहर में आएंगे। जैसे ऊपर में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखा था कि हिमालय, दिल्ली, कलकत्ता इत्यादि नाम आए थे। तो हिमालय एक पर्वत का नाम है, पर्वत विशेष का, वो इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आया। लेकिन पर्वत एक पूरे पर्वत जाति का बोध कराता है, जितने भी पर्वत हैं सबों का बोध कराता है, इसलिए पर्वत जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इसके बाद तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होगा? भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की विशेषता का, उसके भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मुंबई, तो मुंबई एक शहर है, तो महानगर, मुंबई एक महानगर है। तो महानगर क्या है? मुंबई को बड़ी नगरी बनाता है। लड्डू में मिठास है, लड्डू मीठा है। अचार अगर हम खाते हैं तो वो खट्टा है, तो वो खट्टा और मीठा जो है वो क्या बताता है? लड्डू और अचार की विशेषता बताता है, उसका भाव बताता है, उसका गुण बताता है कि अचार कैसा होता है, खट्टा। एक नज़र में अगर कोई कहे कि अचार खाएंगे या अचार लाओ तो हम लोग जान जाते हैं कि उसे कुछ खट्टा चाहिए। मिठाई लाओ तो उसे मीठा चाहिए। और करेला, करेला कड़वा होता है, तो करेला का कड़वा जो है, करेला का विशेषता बता रहा है, उसका भाव बता रहा है, जिससे पता चलता है कि करेला जो है कड़वा होता है। तो अगर हम करेला को कहें कि करेला कड़वा है तो इसमें कड़वा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। समय के साथ, उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति में बुढ़ापा आता है। तो बुढ़ापा क्या है? व्यक्ति का भाव बता रहा है, विशेषता बता रहा है,
उम्र दराज व्यक्तियों की का गुण बता रहा है कि उनमें बुढ़ापा आती है, इसलिए बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा में आएगा। बूढ़ा आदमी समय के साथ ही होता है। हम लोग जानेंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि मोहन क्रोधी है। मोहन क्या है? मोहन क्रोधी है। तो ये क्रोधी जो है मोहन का गुण बता रहा है, इसलिए क्रोधी शब्द भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बच्चा चंचल है। चंचलता बच्चों का गुण होता है, तो बच्चा चंचल है कहने का मतलब है कि जो चंचल है, चंचलता है, वो बच्चा का गुण है, इसलिए चंचल भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लड्डू मीठा है। लड्डू कैसा होता है? लड्डू का स्वभाव है मीठा। मिठाई है तो वो मीठा ही होगा, इसलिए मीठा जो है भाववाचक संज्ञा होगा। इसी तरह से अगर पानी है तो पानी क्या होता है? शीतल होता है, ठंडा होता है, तो ये भी उसका गुण है। शीतलता पानी का गुण है, इसलिए शीतल शब्द भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से और भी कई शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा में आएंगे। आप सोचिए, रमेश उदार है। रमेश क्या है? उदार है। रमेश उदारता जो है उसका गुण है। उदार शब्द बता रहा है कि रमेश उदार है। या ये कहिए कि रमेश दयालु है, तो इसमें दयालुता जो है वो रमेश का गुण है, इसलिए उदार और दयालु शब्द भी भाववाचक संज्ञा में आएगा। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा उससे कहते हैं जिससे किसी नाप तौल परिमाण का बोध हो, या द्रव्य का बोध हो, तरल पदार्थ का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से
परिमाण अथवा तरल पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक किलो मटर खरीद लो। इसमें मटर कितना खरीदना है, तो ये 1 किलो। तो इससे इसकी मात्रा का बोध हो रहा है कि इसका वजन कितना है, नाप तौल इसका नाप कितना है। तो मटर लेना है 1 किलो, इसलिए 1 किलो यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। 1 लीटर दूध। एक लीटर दूध में दूध की मात्रा कितना है, तो 1 लीटर, इसलिए 1 लीटर यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। पानी ठंडा है। यहाँ पे पानी ठंडा है, तो पानी ठंडा है में पानी क्या है, पानी एक तरल पदार्थ है, तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तेल गर्म है, तो यहाँ भी तेल जो है तरल पदार्थ है, इसलिए तेल द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। इसी तरह से और भी कई शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा में आ सकते हैं, जैसे घी, वसा, पेट्रोल, या अगर हम कहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल बाइक में भरवा दो, तो 1 लीटर पेट्रोल मतलब कि पेट्रोल कितना लेना है, 1 लीटर। इससे इसके मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए पेट्रोल क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों, समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी समूह का बोध हो, भीड़ का बोध हो। जैसे पर्वत, तो पर्वत से पूरे पर्वत समूह का बोध होता है, पर्वत श्रृंखला का बोध होता है। भीड़, किसी सभा में बहुत सारे व्यक्तियों का बोध होता है, उससे पूरे सभा में जितने लोग मौजूद हैं उनका बोध होता है, इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। जिस शब्द से
किसी समूह के एकत्रित होने का भाव हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे भीड़, सभा, सम्मेलन आदि। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं और पांचों को समझने के लिए हमको कहीं बाहर से किसी विशेष चीज़ का या विशेष ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। सबको हम अपने आसपास के चीज़ों से हर दिन के डेली दिनचर्या के सब चीज़ों से, अपने आसपास के वस्तुओं से, स्थानों से हम लोग पांचों संज्ञाओं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमारे अपने नाम, हमारे पिताजी, भाई बहन, आसपास के भी जितने लोग हैं, व्यक्ति हैं, या फिर किसी शहर का नाम है जैसे दिल्ली, कलकत्ता, आगरा, पटना, जो भी है, तो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। उसी तरह से जातिवाचक संज्ञा के लिए भी हमको कहीं बाहर से किसी विशेष ज्ञान का जरूरत नहीं है। जिस शब्द से किसी विशेष जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो। जैसे अगर हम पेड़ कहते हैं तो पेड़ किसी एक पेड़ का नहीं, पूरे दुनिया में जितने भी पेड़ हैं उसका बोध कराता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के पेड़ हो। अगर हम बरगद कहते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन अगर हम पेड़ कहते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। उसी तरह से भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा भी हमारे आसपास के घर में ही, आसपास के चीज़ों और घर में ही मिल जाता है। जैसे अगर हमारे घर में बच्चा है, वो चंचल है, तो वो चंचलता उसका गुण है और वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। हम जो पानी पीते हैं वो ठंडा है या गर्म है, तो वो जो ठंडापन या गर्म उसका गुण है वो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है, हम कहते हैं कि वह क्रोधी है, तो वो क्रोधीपन जो है उसका गुण है, तो वो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। मिठाई मीठा है, ये भी उसका गुण है, मिठाई है तो मीठा होगा। उसी तरह से अगर द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे हमारे घर में भी हम डेली यूज में हम लोग पानी पीते हैं, तेल खाते हैं, तेली उपयोग में करते हैं, पेट्रोल डीजल आदि का उपयोग करते हैं, घी दूध इत्यादि का उपयोग करते हैं, तो ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। आटा चावल इत्यादि का उपयोग करते हैं, तो वो हम लोग कहीं ना कहीं से किसी वजन में, किसी मात्रा में लेकर आते हैं, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। और समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी समूह के एकत्रित होने का भाव हो, जैसे कोई भीड़ है, कोई सभा है, कोई सम्मेलन है, उसमें जो भीड़ एकत्रित होती है वो एक समूह में होती है, उसमें जितने व्यक्ति उपस्थित होते हैं सब किसी एक समूह का, किसी एक ग्रुप का बोध कराते हैं, इसलिए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने संज्ञा को जाना और समझा। अब आप लोग भी और अच्छे से सोचिए, समझिए, अपने आसपास की और चीज़ों को देखिए कि और क्या क्या संज्ञा में आ सकते हैं और वो संज्ञा के किस संज्ञा में आएंगे, किस भेद में आएंगे। तो इसे देखिए और अपने कॉपी में नोटबुक करिए, नोट डाउन करिए उसको। इसके साथ ही हम आज का क्लास ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम फिर किसी और चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।